अस्सलाम वालेकुम। वसीम मलिक और मरियम नवाज़ आपको कमरा अदालत नंबर 1 में खुश आमदीद कहते हैं। मामला आइनी तरामीम का है जो फ़िलहाल तो रुकता हुआ नज़र आ रहा है, मगर इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर आज बात करेंगे कि क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने भी इन आइनी तरामीम में इन कंसर्न क्वार्टर्स की किस तरह से कोई सहूलत कारी की है या नहीं की, और इस सारे मामले में वकला का क्या किरदार रहा है, क्योंकि इसे जोड़ा जा रहा है अदलिया की आज़ादी के साथ। और जब भी अदलिया की आज़ादी की बात होती है तो फिर वकला हर अव्वल दस्ते के तौर पर सामने आते हैं। तो कौन सी बार्स हैं जिन्होंने सारे मामले को कंडेम किया है। और फिर बात करेंगे 19 सितंबर को एक वकला कन्वेंशन होने जा रहा है जिसमें बात की जा रही है कि शायद कोई एक नई वकला जो तहरीक है उसका आगाज़ होगा। उसके बाद ये भी बात करेंगे कि क्या इस आइनी तरमीम को करने के लिए एक और कोशिश भी की जाएगी। और उसके साथ फिर गुज़श्ता एक दिन में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक डेवलपमेंट ये हुई कि जो 8 जजेस थे मखसूस नशिस्तों का फैसला देने वाले, उनकी जानिब से जब इलेक्शन कमीशन को वजाहत जारी की गई तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एक जूनियर रजिस्ट्रार से उन 8 जजों की वजाहत को मुतनाज़ा बनाने की भी कोशिश की। इन तमाम तर मामलात में मरियम, सबसे पहले तो जैसे भी आपको पता है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को अब बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने 1 साल हो गया। आज एग्जैक्टली 1 साल हो गया। तो उस पर मेरे ख्याल में तो हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना तो अगर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे आएँ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पे आएँ, फंडामेंटल राइट्स पे आएँ, तो इंतहाई तारीख साल गुजरा है एक। मगर इस सारे मामले में मुझे आप ज़रा ये बताइए कि जो बार कौंसल्स हैं उनका किरदार आप कैसे देखिए। देखिए, बाकी बार काउंसिल्स ने क्या क्या कहा उस पर तो हम बाद में आते हैं, लेकिन 2 बार काउंसिल्स जो कि वकला की नुमाइंदा बार काउंसिल समझी जाती हैं, और ये किसी सूबे के साथ लिंक नहीं है बल्कि ये मरकज़ी बार काउंसिल्स हैं जिनमें पूरे पाकिस्तान के वकला की नुमाइंदगी है। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, उनकी खामोशी, जिसको आप मुजरिमाना खामोशी कहें तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा, वो बिल्कुल खामोश है। और उनकी खामोशी की हमें बहुत बड़ी वजह समझ आती है। वो सिर्फ खामोश हैं या सहूलतकारी में मुलविस हैं? देखिए, बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो तमाम तर ड्राफ्ट सामने आया है ये एक क्या सराहियाँ हैं, इसमें कोई खबर नहीं है। वो ये कहते हैं कि इनमें जो इन्हीं बार काउंसिल्स के नुमाइंदे हैं, ख़ास तौर पर आप कह सकते हैं पाकिस्तान बार इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में है, और जो शहजाद शौकत साहब हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जो किरदार उन्होंने पिछले काफ़ी अरसे से ख़ास तौर पर मीडिया को लेकर के, सहाफ़ियों को लेकर के एक नेगेटिव अपना एक जो मौक़िफ़ है हमेशा अदालत के सामने रखा, चीफ जस्टिस के उस बयानिए को, उनके उस मौक़िफ़ को ज़्यादा तक़वियत पहुँचाई कि ये जो मीडिया है ना ये एक वबा है, इसको नहीं, बंद मुझे हो सिर्फ जाना एक सवाल का जवाब दे दें। पाकिस्तान बार कौंसल हो जो उनके अक्सरियती उसमें नुमाइंदगान हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट बार, ये वकला के किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं? इस वक्त तो आसमा जहांगीर ग्रुप है, और मैं सोचती हूँ कि आसमा जहांगीर आज नहीं, जिंदा होती। मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूंगा। आसमा इंडिपेंडेंट जहांगीर ग्रुप हुआ करता था, अब ये आजम नज़ीर तारड़ और एहसन बून का ग्रुप है। आप कहना चाह रहे हैं कि ये हुकूमती ग्रुप और हामिद खान ग्रुप है? अब ऐसा ही है, क्योंकि हमने देखा कि हामिद खान साहब का जो ग्रुप है वो, उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उन्होंने साथ लेकिन दिया। हामिद खान साहब ने हमेशा अपनी पार्टी के मौक़िफ़ से हट के, वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का, जब वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के तौर पर इसी पीटीआई की हुकूमत में रेफरेंस फेस कर रहे थे तो उनके वकील भी थे। यही हामिद खान है जो फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जब आए थे शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी, तो उनके भी वकील थे। तो हामिद खान साहब को मुझे लगता है किसी जमात से जोड़ना उनके मौक़िफ़ को ये गलत है। लेकिन जब तक आसमा जहांगीर मरहूमा जिंदा थी तो तब भी जो आसमा जहांगीर का ये ग्रुप था उसे भी हम किसी सियासी जमात के साथ जोड़ भी नहीं सकते थे अगर उन सारे मामलात को देखा जाए। मगर जैसे आपने बताया, चाहे इस वक्त शहजाद शौकत साहब हों, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं इस वक्त, और जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, तो ये मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, उनके बयानिए के साथ, उनकी सियासत के साथ, और फिर बिलखसूस चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के साथ जिस तरह से इन्होंने साथ दिया है, वो मेरे नज़दीक मरहूमा आसमा जहांगीर की रूह को भी तकलीफ़ पहुँचती होगी। वरना एक ऐसी खातून जो सिर्फ 17 साल की उम्र में पहले इस मुल्क के डिक्टेटर अयूब खान के ख़िलाफ़
جو علم بغاوت ہے وہ بلند کرے اور اس کے بعد سے وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہو ان کی وفات تک. میڈیا کی آزادی ہو, اس ملک میں لاپتہ افراد کے لوگوں کا مسئلہ ہو, عدلیہ کی آزادی ہو, ہمیشہ وہ کھڑی نظر آئیں ڈکٹیٹرز کے خلاف. مگر موجودہ صف اول میں رہی, لیکن موجودہ جو ان کا نام استعمال کیا جاتا ہے مرحومہ عاصمہ جہانگیر کا, مجھے لگتا ہے اب ان کا نام کسی بار گروپ کے ساتھ جڑا نہیں رہ گیا, بلکہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کے شاید بیانیے کو لے کر کے کچھ وکلا ابھی بھی چل رہے ہیں, ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور عاصمہ جہانگیر کے نام کو مجھے لگتا ہے انڈیپینڈنٹ گروپ, جو کہ اب آزاد گروپ سے ایک غلام گروپ بن گیا ہے, ان کو استعمال کرنے کے بجائے ہمیں ان کے نام کو بیٹر باقی وکلا سے جوڑنا چاہیے. جو آئرنی ہے نا, میں صرف ایک لفظ, آپ نے کہا آزاد سے اب غلام بن گئے ہیں, تو کہاں مرحومہ عاصمہ جہانگیر جو اسٹیبلشمنٹ کے اس طرح کے اقدامات کے خلاف علم بغاوت بلند کرتی تھیں, ہر صفحے اول کا دستے کا جو اول کے دستے کا حصہ ہے وہ ہوتی تھیں, مگر موجودہ جو گروپ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کی سہولت کاری میں اس سے بھی مزید شاید اگر کوئی پستی ہو تو اس میں وہ جانے سے میرے خیال میں کترائے گا نہیں. اب ذرا جلدی سے کوئکلی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی تک کون کون سے وکلا نے اور کون سے بڑے جو نامور لوگ ہیں انہوں نے کون کون سے رد عمل دیے اس پہ. ہمیں معلوم ہے پاکستان کے عوام, ہم سب, آپ تو کنڈیم کر ہی رہے ہیں, لیکن وکلا کیونکہ یہ عدلیہ پر وسیم بتا چکے کہ اس کی آزادی پر حملے کے طور پر کنسیڈر ہو رہی ہیں یہ آئینی ترامیم. سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا منیر ملک اور فیصل صدیقی, جو کہ جسٹس قاضی فیضیسہ کے اپنے ہی وکلا تھے, ان کا کیس لڑتے رہے. انہوں نے سب سے پہلے ایک اعلامیہ جاری کیا جس کے اندر انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان پر واضح کر دیا کہ 20 اکتوبر یعنی آپ کی ریٹائرمنٹ سے بھی 6 روز قبل ہم تو تسلیم کر لیں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ ہمارے چیف جسٹس ہیں. اس کے بعد انہوں نے تمام وکلا کو آگے بڑھ کر آواز اٹھانے کو کہا, اور ان کی کال پر, ان کے اس پیغام کے بعد تمام وکلا نے ہی ہمت پکڑی جنہوں نے پکڑنا تھی, جن کے اندر اپنی عدلیہ کو ہی بچانے کے لیے کوئی جو ہے وہ ولولہ موجود تھا. خیر اس کے بعد ہم نے دیکھا بار کاؤنسلز میں سے بلوچستان بار اور کراچی بار کے پیغامات آئے. آپ کو ہر چیز کی اجازت ہے, آپ پڑھیے ہر بار کا آپ نے جو موقف رکھا ہے, لیکن بلوچستان بار جو چیف جسٹس قاضی فیضیسہ کی پیرنٹ بار رہی ہے اس کا جو اعلامیہ ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پڑھنے کی سعادت میں اپنے پاس رکھوں. آپ اپنے پاس ہی رکھ لیجئے, میں صرف کوئکلی بتا دیتی ہوں تاکہ ان کے پاس وہ سعادت تھوڑے زیادہ وقت کے لیے ہو. کراچی بار نے کنڈیم کیا, جس کو آپ عام طور پر سندھ بار کہہ سکتے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ خفیہ طور پر آئین کی دستاویز کو تباہ کرنے کی یہ کوشش وکلا ناکام بنائیں, باہر نکلیں. اس کے علاوہ پاکستان بار کے 6 ممبرز نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی اس جو ممکنہ آئینی ترمیم ہے اس کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ سے متحرک ہونے کا کہا. خیر اس کے علاوہ 104 وکلا نے خط لکھا, اور ان 104 وکلا نے اپنے خط کے اندر اس آئینی ترمیم کو بھی مسترد کیا اور یہی کہا کہ وہ بھی مستقبل کے اپنے چیف جسٹس یعنی 26 اکتوبر کو جسٹس منصور علی شاہ کو ہی سمجھیں گے. ایک اور جو اس کے اندر خبر ہے ان 104 وکلا کے اندر, یہ ہوتا یہ ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ لکھی جاتی ہے اور اس سٹیٹمنٹ پہ سب لوگ پڑھ کے سگنیچر کر دیتے ہیں جو اس سے متفق ہوتے ہیں. جس طرح وہ 25 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا تھا اور اس پہ بھی غالباً کوئی 300 سے زائد وکلا تھے, اور انہی وکلا کے خط کے بعد یہ سمجھا گیا, کیونکہ اس کے اندر خود تصدق حسین جیلانی کے اپنے بیٹے ثاقب جیلانی کا دستخط تھا, تو یہ سمجھا گیا کہ سوشل میڈیا جس کو چیف جسٹس نے تب وبا قرار دیا, اس کے پریشر کی وجہ سے شاید تب وہ ون مین کمیشن ختم ہوا, حالانکہ وجہ اپنے پوری کی پوری لیگل فریٹرنیٹی کا کھڑا ہو جانا تھا. تو یہ اہمیت رکھتے ہیں وکلا. ان کے اندر ایک ایسا وکیل میں کہوں گی ینگ لائر ہے, وہ بھی ہے جو حال ہی میں چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر سے غالباً 1.5 ماہ کا 2 ماہ کا ٹائم پیریڈ ابھی نہیں ہوا, چیف جسٹس کے ساتھ تھا سائے کی طرح, اور وہ چیف جسٹس کے چیمبر سے گیا اور اس کا بھی دستخط اس دستاویز میں موجود ہے. وہ بھی چاہتے ہیں جو چیف جسٹس کے ساتھ پچھلے 1 سال 2 سال سے سائے کی طرح چلیں, یہ تو ایک کسی آپ وکیل کا نام لے رہی ہیں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان بار کونسل کی جو پریس ریلیز ہے وہ میں ناظرین آپ کے سامنے رکھ دوں, اور یہ چیف جسٹس قاضی فیضیسہ کی پیرنٹ بار ہے, جہاں سے چیف جسٹس تعلق رکھتے ہیں اور جہاں سے وہ ہم سب کو گنواتے ہیں کہ پاکستان بننے میں ان کے آباء و اجداد کا کیا کردار رہا ہے. بلوچستان بار کی پریس ریلیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بلوچستان بار کونسل کے جاری ایک بیان میں بزور جبر ممبران پارلیمنٹ کی گرفتاری اور ان کی فیملی بچوں کو اغوا کرنے اور فرد واحد چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فیضیسہ کے لیے آئینی عدالت بنانے, سپریم کورٹ جوڈیشری کے اختیارات میں کمی کرنے اور من پسند فیصلے حاصل کرنے, بزور طاقت آئین میں ترامیم کر کے
सिविलियंस की फ़ौजी अदालत में ट्रायल समेत जुडिशल कमीशन की साख्त को ख़राब करने और जुडिशरी में मनपसंद जजेस को तैनात करने, मनपसंद फ़ैसले हासिल करने के लिए हाई कोर्ट के जजेस को एक सूबे से दूसरे सूबे ट्रांसफ़र करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इसे दुनियाई तारीख़ में बदतरीन आइनी तरमीम करार देते हुए हम मुस्तरद करते हैं। और ये भी कहा गया इस प्रेस रिलीज़ में कि जो मौजूदा आइनी तरमीम है ये माजी के मार्शल लॉ दौर में की जाने वाली LFO PCO से भी ख़तरनाक है। और इसके बाद फिर ये भी कहा गया कि अगर इसके ऊपर बहस व मुबासा ना किया गया तो फिर ये इस कौम की बदकिस्मती होगी। और साथ में इन्होंने फिर ये भी कहा कि हम मुल्क गिर एहतजाज का भी ऐलान करेंगे अगर ये आइनी तरमीम हुई। और मज़ीद जो इसमें अहम तरीन अल्फाज हैं वो ये भी कहा गया कि जो हालिया इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी पार्टियों ने इस इलेक्शन को तारीख का धांधली शुदा इलेक्शन करार दिया इस बार ने, और कहा कि जो लोग इस तारीख के धांधली ज़दा इलेक्शन में जीतने में कामयाब हुए हैं अब वो ये तरमीम कर रहे हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अपनी रिटायरमेंट के करीब अपनी ज़ाती मकासद के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को भी तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। तारीख इसको एक बदतरीन चीफ जस्टिस के नाम से जानेगी। यानी बलूचिस्तान बार कह रही है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए ये आइनी तरमीम करने जा रहे हैं, और तारीख चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को पाकिस्तान का बदतरीन चीफ जस्टिस कहेगी। ये अल्फाज मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा बल्कि काजी फ़ायज़ ईसा की पेरेंट बार कर रही है। मरियम, मैं आपसे आपकी जानिब आने से पहले एक बात और भी कि हमने चाहे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जिक्र किया, पाकिस्तान बार कौंसिल का जिक्र किया, वहीं इस्लामाबाद बार की जानिब से भी कोई ऐसा इस तरह की प्रेस रिलीज सामने नहीं आई। अब मैं चाहता हूँ कि ज़रा हमने ये वकला का तो इसके ऊपर बात कर ली, 19 सितंबर को एक कन्वेंशन के हवाले से बात की जा रही है और कल के रोज़ हामिद खान ग्रुप जो था वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, एक टोकन एहतजाज भी उन्होंने रजिस्टर करवाया, और साथ ही कल लाहौर हाई कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई कि 19 सितंबर को एक आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन लाहौर में किया जा रहा है। तो क्या आप मुस्तकबिल करीब में कोई एक और वकला तहरीक देखती हैं? देखिए, वकला तहरीक चलने वाला ज़माना, उस वक़्त लोग और थे, हमने आसमा जहांगीर साहिबा की बात की, वो वक्त भी और था, लोग भी और थे, कुछ मुल्क के हालात भी और थे। अब जिस किस्म का जबर, जिस किस्म का जुल्म और इंसानी हकूक़ की पामालियाँ चल रही हैं, आप मुझे बताएं कि आप अपने सर पे कफन बांध के, अगर आपकी पूरी पीछे फैमिली है, आपकी मजबूरियां हैं, वकला हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, वो निकल सकते हैं जिनको ब्लैकमेल किया जाता हो। तो वकला तहरीक आप ये नहीं कह सकते कि वो वाले ज़ोर से चलेगी, लेकिन हाँ, अगर इस किस्म की तरमीम को, जो कि अभी हम आगे चल के बात करते हैं दोबारा कोशिश होगी, अटैम्प्ट होगी, हो सकेगी या नहीं, अगर इनको दोबारा से नाफिज करने की इस तरह बिलजबर कोशिश की जाती है तो जाहिर है वकला की जानिब से रद्द-ए-अमल सख्त आएगा। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ भी, इस वक्त जो वकला के इतना सख्त एहतजाज है और वकला मुतहर्रिक हो रहे हैं, उसके पीछे ये भी है कि उनके आने वाले कुछ दिनों में, जैसे सुप्रीम कोर्ट बार है, बार के इलेक्शन होने वाले हैं, और जब भी बार के इलेक्शन होते हैं उसके करीब हम देखते हैं, ये तो आईनी तरमीम का मामला आ गया, जाहिर है बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इसके अलावा इस तरह की एक्टिविटीज़ हुआ करती हैं, वकला मुतहर्रिक होते हैं इस चीज़ के लिए। चले, इस सब में एक चीज़ है कि एटलीस्ट ये प्रेस रिलीज आई, मुज़म्मतें आई या जिन वकला की जानिब से, और इसमें जो इस बार विसल ब्रो का किरदार अदा किया वो हमने देखा कि मुनीर मलिक साहब और फैसल सदीकी की जानिब से, और ये पहले दिन तमाम बार्स खामोश थीं, उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया और उसके बाद हमने देखा कि वकला के स्टेटमेंट्स आने लग गए। मगर इस सब में मैं अब चाहता हूँ कि ज़रा इस बात पे भी बात होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही। इन आइनी तरमीम में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने किस तरह मौजूदा हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी की है? सहूलतकारी का लफ्ज़ आई थिंक, मैं आपको साबित करके बता देता हूँ। अगर इसमें आप कॉन्टेस्ट कर रही हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर गेम का मसला है, ठीक है, मौलाना नहीं माने, अदरवाइज ये आइनी तरमीम इन 2 दिनों में हो जानी थी। ओके, अच्छा, मेरा मौक़िफ़ थोड़ा सा इनसे मुख्तलिफ है। नंबर गेम का भी इशू है, मौलाना मान भी जाते तो तरमीम नहीं होनी थी। आगे अच्छा, उसके बाद फिर हमने देखा कि इस वक्त आपने पंजाब में ट्रिब्यूनल्स को काम करने से रोका हुआ है, आप केस ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकर्रर नहीं कर रहे, आप स्टे दे के बैठे हैं, क्योंकि शायद डर है कि पंजाब में ट्रिब्यूनल्स ने काम कर लिया तो मौजूदा हुकूमत की, मैं सिर्फ बात, क्योंकि अब हम डिस्कशन में आ रहे हैं, स्ट्रेट अवे अगर कोई स्टेटमेंट होती है तो वो तो हम नहीं दे सकते। तो बिल्कुल अगर पंजाब के ट्रिब्यूनल्स को काम करने दिया जाए तो सबसे ज़्यादा जो फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक जो ट्रिब्यूनल्स या जहाँ पर इंतखाबी उज़रदारियों के मुकदमात हैं इस वक्त वो पंजाब है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुकदमात भी
PTI ने कर रखे हैं, वहाँ पर हमने बदतरीन धांधली खुद भी देखी है। 180 पिटिशंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ट्रिब्यूनल्स में कौमी और सूबाई असम्बलियों के ऊपर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, हालांकि आलिया नीलम जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ कंसल्टेशन भी की और जजेस तब्दील करने से भी इनकार किया। उसके बावजूद भी जो ट्रिब्यूनल वाला मामला है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से स्टे दिया गया है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, इस सारे मामले में आज से चंद रोज़ कबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का एक और फैसला, जो कि उन्होंने रीकाउंटिंग के केस में इलेक्शन कमीशन का अख्तियार तस्लीम किया, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जीती गई 3 नशिस्तें छीन कर मुस्लिम लीग नून के हवाले की। इसमें नंबर गेम अगेन पूरा करके दे रहे थे। और तीसरा, आप कह रहे हैं छीन कर मुस्लिम लीग नून के हवाले की, उस पूरे फैसले को हम फैक्चुअली भी इनकरेक्ट कह सकते हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को छीन कर कौन कहता है? वो इसलिए वो फैसला है, वो सही गलत दोबारा नजरसानी में दुरुस्त हो सकता है। अगर आप मुझे अर्ज करने की इजाजत देंगी जी प्लीज। तो एक नशिस्त जो है वो PTI जीत चुकी, वहाँ पर अगर रिकाउंट होता है तो हर नशिस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही सिर्फ वोट मुस्तरद होते हैं, जो मुखालिफ उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नून का, उसके वोट उतने ही रहते हैं। तो ये कोई इंसिडेंस नहीं है। फिर उसी मौके पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो रिजल्ट कंसोलिडेशन की पूरी एक तारीफ कर दी है, उस एक पैराग्राफ से आपका पूरा इंतखाबी नताइज जो हैं, जो चाहे इस वक्त मुतनाज़ा हैं, वो मजीद मुतनाज़ा हो सकते हैं, और उस एक पैराग्राफ से, रिजल्ट कंसोलिडेशन वाले पैराग्राफ से आपका पूरा इलेक्शन उड़ता है। हम टेक्निकल डिबेट की तरफ लिहाजा छीन कर दी गई। मैं अपनी स्टेटमेंट पे कायम हूं। सहूलतकारी पर आ जाए। हाँ, और किस तरह सहूलतकारी? वही मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा से रिपीट करा देता हूँ। जहाँ पे लाहौर के ट्रिब्यूनल्स पे स्टे दिया हुआ है, PTI से नशिस्तें लेकर मुस्लिम लीग नून को दी हुई हैं, और उसके बाद आपको याद होगा कि 63A में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, उसके ऊपर रिव्यू फिक्स करने के लिए भरपूर कोशिश की गई 12 जुलाई के फैसले के बाद। तो इन 3 इकदामात के ऊपर मैं ये कहने पे आज भी खुद को हक बजाने में समझता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की इस सारे मामले में सहूलतकारी थी। ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है कि जो केस चीफ जस्टिस लगा के मुकर्रर करके ओवरटर्न करना चाह रहे थे, वही एग्जैक्टली सेम जो है वो तरमीम लेकर आ गई पार्लियामेंट। तो ठीक है, विद रीजन। अच्छा चलें, अब आपके मौकिफ को दुरुस्त मान लेते हैं, आगे चलते हैं। आईनी तरमीम की क्या एक और कोशिश भी की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो डाकिए हैं वो रोज़ इस्टेब्लिशमेंट की डाक लेकर कभी सोशल मीडिया पर या फिर कभी मेन स्ट्रीम मीडिया पर या कभी अखबारों की अपने कॉलम्स की सूरत में पहुँचते हैं। तो कुछ डाक आई हैं और उस डाक्स में ये कहा गया है कि ये शहबाज हुकूमत का इम्तिहान है, अगर ये आईनी तरमीम दूसरी अटैम्प्ट में भी नाकाम हुई तो शहबाज शरीफ की हुकूमत घर चली जाएगी, शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से भी हाथ धोना पड़ेगा। देखिए वसीम, मुझे लगता है शहबाज शरीफ जितने कमज़ोर वज़ीर आज़म है ऑलरेडी, जिस किस्म का बेचारों का किरदार रहा है, उसके बाद उनको इस तरह की डोज दे के हक बजाने पे ये डाकिए भी, उन्हें पता है कि वो उनको डरा सकते हैं। अब देखना यह है कि ये जो कुछ भी पिछले 3 दिन में हुआ, इसमें बेचारे शहबाज शरीफ साहब ने किया ही क्या था? उन्होंने तो कुछ नहीं किया था। आप इसको हुकूमत की नाकामी से ज़्यादा उन्हीं की नाकामी क्यों नहीं कहते जो ये तरमीम लेकर आए थे? तो बेहतर है कि हम उस तरफ बात करें, लेकिन इसमें जो मेन देखिए अब प्रैक्टिकली तो हमारे पास तो इतलात हैं, हमारे पास तो चले सोर्सेज से ये इतलात हैं कि ये तरमीम ड्राफ्ट कहाँ से हुई और इनकी ख्वाहिश किसकी थी, लेकिन हमारे सामने भी उन्हीं की है। हमारे सामने भागते कौन रहे? हमारे सामने भागते कौन रहे? शहबाज शरीफ साहब इशाइये देते रहे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मोहसिन नकवी साहब, बज़ाहिर तो ये एक सियासतदानों का रूप ही ढाला हुआ है ना इन्होंने, और कोशिश तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत करती रही। नवाज शरीफ साहब को अब ये भी इतलात आ रही हैं, उसमें किस हद तक सदाकत है मैं उस पर नहीं जाऊँगा, कि एक शायद अगर फौजी इस्टेब्लिशमेंट में जिस तरह से रैंक्स होती हैं उसकी बात की जाए तो सबसे कम रैंक के अफसर ने नवाज शरीफ को वहाँ से आल द वे इस्लामाबाद भेजा कि जाओ, और धमकी दे के भेजा गया, और 3 बार का साबिक वज़ीर आज़म यहाँ पहुँचता है, इररेलेवेंट होता है, किसी से बात भी नहीं करता, वोट देने पहुंचता है, लेकिन जब मामला मंसूबा नाकाम होता है तो वापस बगैर कुछ बात किए इन सियासतदानों का लेवल फौजी जो हायरार्की है उसमें सबसे निचले रैंक तक आ गई है, तो माज़रत के साथ उनके बारे में बात करने से बेहतर है कि हम उसी फैक्ट पर आए जिसके बारे में हम बात करें। आईनी तरमीम दोबारा हो सकती है या नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। 26 अक्टूबर जब तक ये दिन आ नहीं जाता तब तक हुकूमत शायद एड़ी चोटी का एक और जोर ज़रूर लगाएगी, क्योंकि अब उनको नाअहल और निकम्मा भी करार दे दिया गया है, तो वो अपनी अहलियत और अपना कामकश होना थोड़ा साबित ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी से बता रही हूँ कि इस अटेम्प्ट में भी नाकामी होगी, नंबर गेम हो या ये जो अभी 3, 4, 5 दिनों में या पिछले 2 हफ्तों में हुआ। आपने पार्लियामान से PTI के MNAs उठा लिए अंदर जाके,
اس کے بعد کیا ہوا, فائدہ پی ٹی آئی کو پہنچا, اس کے بعد آپ باہر آئے, آپ نے اس طرح سے حبر دبر مچا کر جلدی میں کرنے کی کوشش کی ایک آئینی ترمیم, وہ جو مسودہ سامنے آیا تو ان کی مزید سبکی ہوئی. اور اب اگر جس طرح کا ماحول بن گیا, I'm so sorry میں آپ کو پھر ٹوک رہی ہوں, جس طرح کا ماحول بن گیا ہے اس کے اندر اب کوئی بھی ترمیم آئے گی تو اس پہ یہی شور مچے گا, کیونکہ اب جو کوئی متحرک نہیں بھی تھا نا عوام میں, تو بچے کو علم ہو گیا کہ آپ کیا کریں. آخری ٹاپک کے اوپر آتے ہیں, اور میں آپ کی اجازت سے, جہاں میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ان آئینی ترامیم میں سہولت کاری کے کچھ آپ کو مواقع گنوا رہا تھا, تو ایک اور بھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کل کی ایک خبر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی, جو 8 ججز نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن کو وضاحت جاری کی ان آئینی ترامیم سے ایگزیکٹلی ایک دن پہلے جب یہ شور اٹھ رہا تھا. تو اس پر ڈپٹی رجسٹرار نے کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار کو ایک خط لکھا ہے, ایک نوٹ لکھا ہے, اور کہا گیا ہے کہ یہ صرف آپ کی اطلاع کے لیے ہے کہ جو 8 ججز ہیں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں, ان کی جانب سے جو نوٹ لکھا گیا ہے اس کی کوئی پریس ریلیز بھی جاری نہیں کی گئی, اور اس کا جو پراپر ایک پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا اور براہ راست ویب سائٹ پہ ڈال دیا گیا ہے. تو یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو سوال اس پورے کہانی میں یہ اٹھتا ہے کہ ایک ڈپٹی رجسٹرار ہے جو کہ رجسٹرار کے ماتحت کام کر رہا ہے, وہ اپنے دفتر کی انٹرنل ورکنگ کے حوالے سے اپنے باس کو ان کو اطلاع کر رہا ہے کہ سر یہ فلاں چیز اپلوڈ ہو گئی, ہمیں معلوم نہیں پڑی, میڈیا پر کیسے آ گئی, جاری کس نے کی, اور پھر وہ جاری بھی ہوتی ہے تو بڑی کراپڈ فارم میں, یعنی لیٹر ہوتا ہے نا, لیٹر کے اوپر لکھا ہوتا ہے کس کو لکھا جا رہا ہے, اوپر سپریم کورٹ کا لیٹر ہیڈ ہوگا, نیچے سگنیچرز ہوں گے, کچھ نہیں ہے, صرف ایک پیراگراف ہے, پیراگراف کے نیچے ڈپٹی رجسٹرار کے دستخط ہوئے ہوئے, کس کو لکھا جا رہا ہے نہیں معلوم. میں ابھی مجھے وسیم بتا رہے کہ یہ لکھا رجسٹرار کو گیا ہے, مجھے یہ لگا تھا کہ یہ 8 ججز کو لکھا گیا ہے, مطلب میری تو عقل یہ تسلیم نہیں کرتی کہ دفتر کے اندر وجہ ہے نا, اس میں ایک وجہ یہ بھی نہیں ہو سکتی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو سہولت کاری میں آپ کو گنوا رہا تھا اس میں یہ تھی کہ یہ جو نوٹ ہے یہ باقاعدہ رجسٹرار کو دیا جاتا کہ اس کو باقاعدہ طور پر اس کی اگر کوئی کاز لسٹ اور دوسرے معاملات, اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسے مزید 2 دن دبا کے رکھ لیتے تاکہ یہ آئینی ترمیم ہو جاتی اور اس کے بعد جاری کر دی جاتی. دیکھیے متنازع بنانے کی تو کوشش کی گئی نا اس کو. آپ کو یاد ہو تو 14 ستمبر کو 8 ججز نے یہ وضاحت لکھی, اس وضاحت کے بعد ہمارے کچھ ساتھی کہنے لگے کہ ابھی متنازع ہو جاتا ہے, ابھی ہو جاتا ہے, اور یہ جو نوٹ ہے نا یہ 14 ستمبر کا ہی لکھا ہوا ہے, تو یعنی ہمارے ہی کچھ ساتھیوں کو اسی دن معلوم تھا کہ یہ ہو چکا ہے, لیکن یہ سامنے آنے میں 2 دن لگے تاکہ تھوڑی ریئل لگ سکے, سچی لگے نا بات, جھوٹی نہیں لگنی چاہیے. اور ایک اور فیکٹر اس کے اندر یہ ہے کہ جو یہ نوٹ لکھ رہے ہیں, ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے نا, ویسے چھوڑ دیتے ہیں ہم انٹرنل ورکنگ, کیا متنازع بنا دیا اسے ایک نوٹ نے. جو سپریم کورٹ کے ان 8 ججز کا 12 جولائی کا فیصلہ تھا, جس کو بیٹر ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ کہیں, اس 12 جولائی کے فیصلے میں کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ آپ وضاحت کے لیے درخواست کریں گے تو پھر ہم آپ کو نوٹسز کریں گے, پھر کھلی عدالت یا چیمبر بیٹھے گی, کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیمبر کو نہیں مانتے. وہ چیمبر میں وضاحت اس لیے انہوں نے مانگی تھی کہ چیف جسٹس یہ کہتے رہے کہ میں نے جو 13 جنوری کا فیصلہ دیا تھا اس میں تو کہیں میں نے بلے کا نشان یا پی ٹی آئی کو ختم نہیں کیا تھا, تو وہ آپ لوگ کہاں سے لے آئے. تو اس تناظر میں یہ تھا. ایک دیکھیں متنازع بنانے کی تو کوشش کی گئی ہے, لیکن ایک حساس معاملہ تھا, اس میں ہم نے بھی بات نہیں کی, ورنہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیمبر ورک کو اگر درست نہیں سمجھتے تو پھر فریقین کو چیمبر میں بلا کر ان کی مرضی کا جو آرڈر ہے وہ بھی دیتے ہیں, اور جو 4.5 ماہ 1.5 ماہ چیمبر میں بیٹھ کے کام بھی کرتے ہیں, اور ایک ان پریسیڈنٹ ہے کہ نہ تو ریویو کا معاملہ ہے, ریویو آلریڈی استعمال ہو چکا ہے, آپ نے سیکنڈ ریویو کیوریٹو ریویو کے نام پر ان فریقین کو اپنے چیمبر میں بلا کر ججمنٹ لکھوایا. تو وہ ججمنٹ تھا کہ حساس معاملہ میں اس کی جانب نہیں بڑھتا, مگر یہ جو 8 ججز کی جانب سے وضاحت جاری کی گئی ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر جاری کی گئی ہے. ماضی میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خطوط آتے تھے, نوٹس آتے تھے, اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو وہاں پہ ویب سائٹ پہ تو کیا کچھ مخصوص صحافیوں کو صرف 3 صحافیوں کو ملا کرتے تھے, اور اس کے بعد وہ جب چلا لیتے تھے تو باقی صحافیوں میں بھی گیان کی طرح بانٹ دیے جاتے تھے. یہ اگین ایک اور مدعا ہے اس سہولت کاری کا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈپٹی رجسٹرار ایگزیکٹلی وہی لکھتا ہے جو ہمارے چند لوگ تنقید میں کہتے ہیں. خیر, اس تمام تر معاملے کو ریپ اپ کرتے ہیں. ان دا اینڈ وسیم, صرف ایک چیز میں آپ کی ایک ٹویٹ پڑھی تھی, وہ ٹویٹ یہ تھی کہ آپ نے لکھا کہ آج 17 سپتمبر قاضی فائز عیسیٰ کو بطور چیف جسٹس پاکستان 1 برس مکمل ہو چکا ہے, اور گزشتہ 1 سال کے معاملات دیکھتے ہیں آپ تو آپ پورے یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر موصوف یعنی چیف جسٹس فوجی عامر جنرل
मुशर्रफ के दौर में जज होते तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए सबसे पहले पीसीयू के तहत हल्फ उठा लेते। ये कह रहे हैं वसीम मलिक साहब उन चीफ जस्टिस के बारे में। क्या मतलब है आपका इस बात से, पीसीयू का? अच्छा, आपकी एक आदत है इस तरह की, मेरी कुछ बातों पे आप बड़ा खुश हो के कहती हैं कि मैंने कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया है, तो मुमकिन है कि आज भी आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन आपकी भी और नाज़रीन की भी इस सारे मामले में मैं तशफ़ी कराऊंगा। कल यहीं बैठ के इसी जगह पर मैं आपको ये साबित करके दूंगा कि अगर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब परवेज़ मुशर्रफ के वक्त में होते तो दोनों PCOs, एक 1999 का आया था और एक 2007 का आया था, इन दोनों में सबसे पहले हल्फ उठाते। देखते हैं अभी हमें कल किस तरह से कन्विंस करते हैं। आज के लिए इतना ही था, हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।